भी नहीं सकते हैं कि किस लिए हम इकट्ठा हुए हैं और हमें यहाँ पे इकट्ठे होने की ज़रूरत क्या। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम यहाँ पे इकट्ठे होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें आपको दिशा निर्देश देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप खुद में चल रहे हैं, आप यंग हैं, आप समझदार हैं, आप सोच सकते हैं, आगे पीछे की सोच रख सकते हैं, तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़रूरत तब पड़ गई है जब नशा जो है हम पंजाब में सुना करते थे और तब हमें लगता था कि पंजाब की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारी कोई ये है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं होने वाला। आप बच्चे हैं अभी, तब अभी बहुत छोटे होंगे आप, हम लोग तब से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और टाइम आ गया कि स्टार्ट वैली से हो गया। जबकि वैली कहती थी कि वैली में बहुत लेट आएगा, स्टार्ट वैली से हो गया, नशे वैली में स्टार्ट हो गए, आहिस्ता आहिस्ता जम्मू, डोडा, पुंछ, राजौरी और आज की डेट में रामबन भी अछूता नहीं है। कुछ दिन पहले एक यूथ की डेड बॉडी हमें पुलिस स्टेशन के बगल में मिली थी, पीछे नाली में। जब हमने उसको देखा कि ये कौन सा बच्चा है, तो हमारा ही एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट का, राम बनियाल का था, 23 साल उम्र, इतना खूबसूरत, इतना स्मार्ट कि देखते लगता है ये तो कोई हीरो से कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये, गलत रास्ता चुना। गलत रास्ता चुनने के बाद घर वाले भी उसकी केयर नहीं करने लगे। 15 साल से डेड बॉडी एक नाले में पड़ी है और वहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, ऊपर से कुछ झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में किसी ने पूछा तक नहीं उसको। उसके घर वाले सोच रहे थे कि उनके रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, रिलेटिव उसके पास होंगे, रिलेटिव सोच रहे हैं घर गया होगा। 15 दिन के बाद हमें डेड बॉडी मिली और बहुत, आप यकीन मानिए, हम पुलिस वालों का बहुत बड़ा दिल होता है क्योंकि हमने बड़े से इंसिडेंट्स देखे होते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि क्या हम सभी मिलके एज ए सोसाइटी इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या हमारी कोशिश इस रास्ते पे हो सकती है? अगर हम किसी काम के लिए कोशिश नहीं कर सकते हैं तो हमारे किसी चीज़ को भी क्रिटिसाइज करने का कोई राइट नहीं बनता। अगर हमने आपको दिशा निर्देश नहीं दिए, आपसे बैठ के आपके साथ बात नहीं की है, आपको एक अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं की है, तो मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है कि मैं कहीं की जाके कहूँ और कहूँ कि नशा खराब है, नशा नहीं करना चाहिए। अगर मैं खुद भी नशे ले रहा हूँ तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं आपको बता पाऊँ। और वो विल पावर, वो मोटिवेशन, वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जिसके कारण मैं आपको बोल पाऊँ। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद इस नशे से बाहर हों, तब जाके हम बात आपके सामने रख सकें। मैं बहुत सी बारीकियों के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है एजुकेटेड स्टाफ है यहाँ पे। आप लोगों ने अगर इसके ऊपर डिस्कशन की होगी तो उसके फायदे और नुकसानों के बारे में आपने ज़रूर बात की होगी। कौन सी चीज़ नशे के साथ नशा है किस चीज़ में और किस में नहीं है, इसके ऊपर तो बात हुई होगी, उसके फायदे और नुकसान के ऊपर डिस्कशन हुई होगी। मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज है और मैं इस चीज़ों को रिपीट करके आप लोगों को फजूल में बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं छोटी सी बातें आपको, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ चंद चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं फील्ड में, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले पोस्ट जब एक जगह हुआ था, मैं इंस्टीट्यूशन का नाम जरूर लूँगा, मनीगांव में, तो वहाँ हमारे ट्रेनिंग्स कुछ 2-3 नशे में थे। मुझे पता लगा एज ए यूथ, एज ए यंग आदमी, ये पता होता कि नहीं मैं इनको मॉडिफाई करके चेंज कर सकता हूँ। 2 को हमने ट्राई किया, दोनों को हमने छुड़ा के नशे में दिया। एक कश्मीर का था, एक अखनूर का था। हमारे ट्रेनिंग से निकलने के बाद अखनूर वाले ने दोबारा स्टार्ट किया और मैं इनको ट्रैक करता रहा। 6 महीने के बाद नाली में गिर गया एंड ही डाइड। कश्मीर वाला छूट गया और बच गया। कहने का मतलब है कि हम एफर्ट करें, कोशिश करें तो नतीजा, मैं नहीं कहता हूं कि 100% हमें मिले, लेकिन कुछ नतीजा आपको मिलेगा। और अगर हम सारे मिलकर कोशिश करें और 10% भी लोगों को हम निकाल के बाहर पे ले आए तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। या हम समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाले होंगे। आज आप बच्चे होंगे, आप किसी के बच्चे हैं, कह सकते हैं कि ये उसका बच्चा है, ये उसकी बच्ची है, ये किसी के बच्चे नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। सभी आप भी हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बच्चियां हैं। आप समाज के बच्चे हो, आज देश के बच्चे हो, और हम सब का फर्ज बनता है कि हम देश के बच्चों को अगर और देश की बच्चियों को नहीं बचा पा रहे तो हम कहाँ एक स्वस्थ समाज की बात करने जा रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है कि हम ये सोच के भूल जाएं ये किसकी बच्चियां और ये किसके बच्चे हैं।
इससे ऊपर उठ के हम कहेंगे हमारे बच्चे अगर तबाह हो रहे हैं तो हमारा देश तबाह होगा। हम इन सभी चीजों से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। ये सभी हमारे बच्चे हैं, ये सभी हमारी बच्चे हैं, और हम सब कोशिश करें मिलके। ये एक आदमी के कहने से नहीं होगा। जैसे अभी रोहित साहब कह रहे थे, एक ट्रैफिक कितना चालान करके कितने लोगों को रोक पाएगी? जब तक हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे जितने भी आपके टीचर्स इसमें हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स इसमें हैं, हम सब मिलके इस समाज के जागृति वाले जो लोग हैं वो सब मिलके उसमें सब इकट्ठा होके हम अपना अपना योगदान दें। हम कोशिश करें कि इस रास्ते पे लोगों को जाने से रोकें। 19, 20, 18, 11 और 22 तक ये जो उम्र होती है बहुत टेंडर उम्र होती है। हम सभी इसमें से गुजरे हैं, आप लोग इससे भी शायद कुछ गुजर रहे हैं, कुछ गुजर गए होंगे। तब आपको कोई भी बंदा छोटी सी बात समझा के आप उसके पीछे लग जाते हैं और ये मान जाते हैं कि ट्रूथ है, और लोग इन सारी चीजों में मुलव्वस हो जाते हैं। छोटी सी गलती हो जाती है तो आपको काफी दूर तक ले जाती है गलती, और जब तक इस गलती का एहसास होता है तब तक आप नशे के अंदर इस तरह से डूब गए होते हैं कि बाहर निकालने का रास्ता कठिन है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है, और आने के लिए, बाहर निकलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और कई मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आज हर घर में परेशानी है। हर घर में बच्चे बाहर निकलते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं। मैं भी एक बाप हूं, मैं भी ये सोचता हूं कि अगर मेरा बेटा लकीली आपसे तो बड़ा ही होगा मेरा बेटा, तो फिर भी मैं ये हमेशा ध्यान रखता हूं कहाँ गया, किस कंपनी में रहा, किसके साथ मिला, कितना किस चीज को क्या यूज कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सभी पेरेंट्स की होगी। आप यहां पे आए होंगे, आपके पेरेंट्स जरूर सोच रहे होंगे। लिहाजा हम सबको मिलके एक सोच बनाने की जरूरत है। हम हर एक बंदे को नहीं समझा पाएंगे। हम यहां से उठे और सबको समझाने बैठे, नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि आज जो भी यहां पे बोला गया हो, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बने और आप अपने कम से कम 10-10 लोगों को समझा के इस बातों को आगे तक फैलाएं, ताकि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके कुछ लोगों को रोक पाए। अगर हमने यही सुना, हमने सुना और अपने साथियों को नहीं रोका, तो मुझे लगता है हम अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपका साथी इसमें मुलव्वस है तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उसको बात करें, उसको समझाएं और उसको इस बात से बाहर निकालें। परेशानी तो तब हो गई है जब जम्मू सिटी और कश्मीर सिटी में हमारी बच्चे भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, लड़कियां भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। भाई इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है? ये समाज उठने का नाम नहीं लेता। कई बार हैरानगी होती है कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम का मतलब है समाज, हम सब मिलके। बहुत जरूरी है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, एक बात करें और लोगों को मना के इससे कुछ निकाल पाए, तो मुझे लगता है हमारी कुछ कंट्रीब्यूशन होगी। कौन कौन सा नशा है, मैं फिर कहता हूं कि क्या क्या है, किस दिमाग के ऊपर या दिल के ऊपर या ब्लड के ऊपर या सर्कुलेशन के ऊपर, बोन्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर कहां कहां असर पड़ता है, वो शायद अभी तक हो चुका होगा। मैं उस पर बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं एक चीज बताता हूं कि इंसान को नशे की आदत कहां से पड़ती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। शायद मुझे लगता है कुछ चीजें आपको क्लियर हों। एक बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स लिखी है जेम्स क्लियर ने। जेम्स क्लियर की उस बुक को मैंने बारीकी से पढ़ा है, क्योंकि मैं कई बार पढ़ने का भी शौक रखता हूँ। कभी कभी कुछ किताबें यहाँ जब से यहाँ आया हूँ तो शायद मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि मेरी मसरूफियात काफ़ी हैं। लेकिन इससे पहले मुझे जब भी कोई मौका मिला तो मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। उसमें जेम्स क्लियर की एक एटॉमिक हैबिट है। मैं आपको जरूर कहूँगा, सभी बच्चों को भी रिकमेंड करूँगा, बच्चों को भी करूँगा। 250-300 की बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और 100-200-300 पेज होंगे। इसको जरूर पढ़िए, आपके काम आएगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि हाउ ए हैबिट इज डेवलप्ड। एक हैबिट कैसे आती है, एक बच्चों के ऊपर जो यही मैं इसको नशे के साथ जोड़ रहा हूँ, हैबिट कैसे आती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है क्यों। क्यों का मतलब ये होता है कि आपके बारे में किसी ने सुनाया आपको, कहीं आप जा रहे हैं, आप कंपनी में बैठे हैं, आप घूम रहे हैं, आप गॉसिप्स कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं,
किसी न किसी आपके दोस्त ने आपको एक चीज सुनाई कि ये टैबलेट खाने से बहुत मजा आता है, मैं एकदम से फ्री हो जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं हो जाती है, मुझे बहुत मजा आता है, मेरा सारी टेंशन्स खत्म हो जाती हैं, और आपने आपके कान में चली गई। दैट इज द क्यू, इनिशिएशन आपके माइंड में आ गई, और आपने ये बात सुनी, आधी सुनी, पूरी सुनी है, सुना वो सुना, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है क्रेविंग। क्रेविंग की वो स्टेज है कि जिसके ऊपर आप अपने वो घर से आप पहुंच गए, आप पूरे दिन रात इस चीज को सोचते रहे, आपके माइंड में ये चीज घूमती रही, आपको सोच रहे हैं उसने ये चीज कहा था, क्यों ना आजमाया जाए। ये इस एज में, कम एज में तो ये बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि यार आजमा दे, वो छोड़ दूंगा, मैं दोबारा नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं। तो क्रेविंग में ये बंदा कई दिन सोचता है, किसी एक आध दोस्त के साथ भी बात शेयर कर देता है, और अल्टीमेटली वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि चलो यार एक बार देख लेता हूं। और उसके बाद में चौथा स्टेज है उसका रिस्पॉन्स। वो कहता है यार मैंने काफी सोच लिया, मुझे 15 दिन पहले ये बात बताई गई थी, 20 दिन मैं सोचता रहा, मेरे ख्याल में ये चीज एक बार आजमा लेते हैं। Then you go to the response stage. That is the third stage. रिस्पॉन्स स्टेज पे आप उस चीज को यूज कर लेते हैं, उस नशे को यूज कर लेते हैं, ठीक है एक आध बार करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, और वो एक आध बार करते 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 कब 50 बार हो जाती है आपको पता नहीं लगता, और आप इस नशे के अंदर गहराइयों तक जा पहुंचते हैं। और लास्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड तो तब मिलता है जब आप इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं, इसके अंदर घुस चुके हैं, आपको हर किस्म की परेशानियां जो आती हैं, जो दिमाग की परेशानी आती है, जो हार्ट की परेशानी आती है, जो बोन्स जॉइंट्स की, जो नलियों की, जो सोच की, जो आपके परसेप्शन की, जो आपकी लॉस ऑफ मेमोरी की, जो आपके ब्लड में जो इंस्टिंक्ट्स डेवलप होते हैं, उनकी बारी जब आ जाती है, आपको रिवार्ड दिखने शुरू हो जाते हैं कि मेरे ड्रग्स लेने के मुझे रिवार्ड क्या है। लोगों में आपकी बदनामी, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लूज किया हुआ है, आप कहीं नाली में पड़े हुए, आप एक नशे की टेबलेट और नशे की चीज़ों के लिए लोगों से कर्जा ले रहे हो, आप लोगों से मिन्नतें करके पैसे ले रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो, आप यहाँ पकड़े जा रहे हो, आप इस थाने में अंदर हो, आपकी सोसाइटी में इज्जत खत्म हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके रिश्तेदार आपको पसंद नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली आपके घर वाले भी आपको पसंद नहीं कर रहे। ये आपका रिवॉर्ड है। ये स्टेज चौथी आ जाती है। इस चौथी स्टेज पे आप स्टेप वाइज क्यों पहुंचे? क्योंकि आपने क्यू को पहले सोचा और उसके बाद की स्टेजेस को आपने इग्नोर किया। अगर आपने लास्ट की स्टेज को पहले पहुंचा, यही आथर दूसरी जगह कहता है कि एक हैबिट को हम कैसे तोड़ के नॉर्मल आ सकते हैं। इसी ने इसमें लिखा हुआ है, उसने 50 साल इसके ऊपर रिसर्च भी की। उसने कहा कि अगर ये तोड़ना है तो पहले रिवार्ड को सोचो, उल्ट करो, आपने स्टेजेस को उल्ट करो। रिवार्ड के ऊपर पहले सोचो, उसके ऊपर ध्यान दो और रिवार्ड को पूरी तरह से सोचो। जिस बंदे ने, जिसको क्यों आया, उसने अगर रिवार्ड सोचा तो वो इस नशे में कभी नहीं जाएगा, और जिसने क्रेविंग की वो फंस जाएगा। जिसने सीधा रिवार्ड देखा, इसका रिवार्ड क्या है, और जो मैंने अभी बताया रिवार्ड, दिमाग की हालत खराब, आपकी परेशानी, सेहत का डाउन होना, लिवर का उड़ जाना, या अगर ये सारे रिवार्ड्स के बारे में आपने सोच लिया तो मैं गारंटी देता हूं आप नशे की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर पहले रिवार्ड सोचा, उसके बाद में आपने नीचे की स्टेजेस पे आ गए, तो क्यों एकदम गायब हो जाएगा, क्रेविंग एकदम गायब हो जाएगी, रिस्पांस आपका आएगा नहीं। अगर आपने रिवार्ड सोच लिया, रिस्पांस गायब हो जाएगा, और रिस्पांस नहीं हुआ, क्रेविंग नहीं होगी, क्यों आपके पास आते रहेंगे, बट क्यों जो है जैसे मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेज देता है ना, वैसा हो जाएगा। आपके ऊपर लाइट पड़ेगी, आप मिरर का काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके बाहर चली गई, आपको अंदर नहीं जाएगी। ना कि काली जैकेट जिसके ऊपर एकदम लाइट पड़ी और किरणें अंदर जाके आपके सिस्टम को बिगाड़ रही हैं।
तो आप रिफ्लेक्टर बनने की कोशिश कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए इन सारी चीजों को। आप अपने इस स्टेज को बर्बाद मत कीजिए। सभी कुछ लोगों का बहुत मैंने कई बार सोचा है, देखा है, भाई आप क्यों इसमें हो गए जनाब, थोड़ी सी परेशानी थी। मैं एक चीज बताता हूं, चेक कर लीजिए, आप छोटे बच्चे हैं अभी, देख लीजिए इस दुनिया में कौन सा बंदा है जिसको परेशानी नहीं है। कोई एक बंदा है जिसको आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही परेशानी से ऊपर है? नहीं। आप सोचते होंगे कि रोहित साहब ने इतनी बढ़िया जैकेट पहनी है, ऐश में बैठे होते हैं, ये यही जानते हैं कि कितनी मुसीबत में होते हैं, कितनी जगह पे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, कि कितनी जगह पे इनको हर चीज की जवाबदारी देनी पड़ती है। आप सोच रहे हैं एसएसपी साहब तो मजे में है जी, बड़े मजे हैं, ये इधर उधर घूमते हैं, इनका तो ऐश है। आपको यही पता नहीं है कि मुझे हर जगह हर चीज का जवाब देना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सोच नहीं है, मेरे पास एकदम भी किसी के बारे में टाइम नहीं, इवन घर वालों के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है, किसी के लिए टाइम नहीं है। मुझे सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो ही जाके मैं स्टैंड करूंगा। मैं दो की एग्जांपल नहीं, आप डॉक्टर्स को पूछो, आप इंजीनियर्स को पूछो, आपके प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, पूछिए किस दुनिया में किसके पास परेशानी नहीं? क्या परेशानी का एक ही हल है? नशा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परेशानी कभी भी नशे से खत्म होती तो मैं खुद ही कहता करो। आज तक किसी की परेशानी खत्म हुई? बंदा खत्म हुआ, परेशानी खत्म नहीं। नशे ने बंदूक को खत्म किया, नशे ने किसी की परेशानी खत्म नहीं की। ये नशा सिगरेट से शुरू होने वाला नशा, शराब की छोटी सी चुस्की से शुरू होने वाला नशा कहां एंड हो जाता है? कोकीन के ऊपर, अफीम के ऊपर, गांजा के ऊपर और टेबलेट्स के ऊपर और इंजेक्शंस के ऊपर। इसने आज तक किसी की प्रॉब्लम खत्म नहीं की। इसने प्रॉब्लम्स को जन्म दिया, प्रॉब्लम्स को बढ़ाया, प्रॉब्लम्स को उजागर किया और इस लेवल तक उजागर किया कि इंसान को खत्म कर गई, परेशानी खत्म नहीं हुई। इस कंट्री में सोचिए कि कौन सा बंदा है जो टोटल एकदम से आपको अच्छा दिखेगा। अगर आपकी भी परेशानी है तो बहुत सारी दुनिया की भी परेशानी है, सभी लोगों की परेशानियां हैं, और अगर वो निकल पा रहे हैं आगे तो बाकी लोग भी आगे निकल पाएंगे। आप जेम बॉब्स की बात करोगे, शायद जेम बॉब्स ही होंगे जिनने आईफोन लास्ट में इजाद किया। पता उसकी कंडीशन, कभी बुक पढ़ी है आपने उसकी? वो एक ऐसा दुनिया का अमीर तरीन आदमी होके अब डेथ भी हो चुकी है, आईफोन के जो मालिक है। वो यूरोप का बंदा था और उसकी मदर जो थी वो अभी अनमैरिड थी।